आपको कितने साल हो गए हैं इस गेम से? जी, मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए। इसमें आपने कितने इवेंट्स खेल लिए हैं? पाकिस्तान में जब से आर्चरी की नेशनल लेवल पे कंपटीशन होना शुरू हुआ, मैंने तब से ही ज्वाइन किया हुआ है। अब आप इसकी कोचिंग भी देती होंगी, जो मेरे से इंस्पायर हैं और आर्चरी करना चाहते हैं, वो मेरे से सीखना चाहते हैं, तो फिर मुझे कोचिंग वाली लाइन पे आना पड़ा, जिसकी वजह से फिर मैंने लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया था, जो कि वर्ल्ड आर्चरी के अंडर हुआ था। आपको क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी इस गेम में? जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त पाकिस्तान में भी आर्चरी का नया स्टार्ट ही था, तो हमारे पास क्लब्स अवेलेबल नहीं। अस्सलामुअलैकुम, 94 स्पोर्ट्स के साथ मैं हूँ अक्सा दिलावर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दीन इस्लाम वो पहला दीन है जिसने ख़वातीन को इनकी पहचान दी। वो वक्त बीत गए जब ख़वातीन से कहा जाता था कि इनके बस की बात नहीं। आज दुनिया के हर मैदान में ख़वातीन अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। 1400 साल बरस पहले दीन इस्लाम ने ख़वातीन को वो मुकाम दिया जो इसकी मिरास थी। दीन इस्लाम ने ख़वातीन को कातिब भी बनाया, हकीम भी बनाया और मसीहा भी बनाया, और मिराज ये बख्शी के जन्नत का सरदार भी बनाया। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी ही खातून खिलाड़ी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने रिवायती खेलों से हटकर एक मुनफरिद खेल में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। जी नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाते हैं आर्चरी की मशहूर प्लेयर निगत नाहीद के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निगत नाहीद है और मेरा तल्लक पाकिस्तान वापडा से है। मैंने 2015 में आर्चरी स्टार्ट की थी और मैंने 1 साल लोकल क्लब से खेलने के बाद पाकिस्तान वापडा को ज्वाइन कर लिया था। पाकिस्तान वापडा को ज्वाइन करने के बाद मैंने नेशनल लेवल पे 2 दफ़ा नेशनल रिकॉर्ड बनाया स्कोर का, और उसके बाद मैं कंसेक्टिव नेशनल चैम्पियन रही हूँ। और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेजेंट किया है, जिसमें हालिया अभी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, और उसके अलावा एशिया कप में हमारी 5th पोजीशन थी, जो कि हिस्ट्री में इससे पहले अभी तक हम किसी पोजीशन पे भी फॉल नहीं कर सके। और ये मेरी टोटल हिस्ट्री है आर्चरी की। क्योंकि पाकिस्तान में आर्चरी स्टार्ट हुए ज़्यादा दुरानिया नहीं हुआ, इस वजह से जब पाकिस्तान में आर्चरी प्रॉपर नेशनल लेवल पे होना शुरू हो गई, मैंने तब से इसको ज्वाइन किया और तब से अब तक खेल रही हूँ, और मेरा ये सफ़र जारी है। इंशाल्लाह मैं इसे जारी रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैम, मुझे आज बताइएगा आपका यहाँ तक का सफ़र आर्चरी के साथ कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और जितनी इंस्पायरेशन मुझे थी और जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैंने उससे ज़्यादा अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और फीलिंग गुड माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका आपका बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैम मुझे बताइएगा आपको कितने साल हो गए हैं इस गेम से? जी मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए। माशाल्लाह, मतलब सही आप तो। और मैम इसमें आपने कितने इवेंट्स खेल लिए हैं तकरीबन? पाकिस्तान में जब से आर्चरी की नेशनल लेवल पे कंपटीशन होना शुरू हुआ, मैंने तब से ही ज्वाइन किया हुआ है और अभी तक कंटिन्यू खेल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैम फिर अब आप इसकी कोचिंग भी देती होंगी, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस और साथ में। एक्चुअली कोचिंग चूँकि बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, और स्टार्टिंग में तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे खुद कोचिंग की ज़रूरत थी और बहुत अच्छे सीनियर्स कोचेस की ज़रूरत थी। लेकिन अब चूँकि इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद मैंने कोचिंग की तरफ भी आना शुरू कर दिया साथ साथ, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि हमारे यहाँ कोचेस की, स्पेशली आर्चरी कोचेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो भी हमारा न्यू जनरेशन में आर्चरी की तरफ आना चाहते हैं, उनको कोचिंग की ज़रूरत थी। और स्पेशली मैं जिन बच्चों को बजाते खुद अपनी फैमिली में आर्चरी की स्पोर्ट्स की तरफ लाना चाहती हूँ, इंस्पायर जो मेरे से इंस्पायर हैं और आर्चरी करना चाहते हैं, तो वो मेरे से सीखना चाहते हैं, तो फिर मुझे कोचिंग वाली लाइन पे आना पड़ा, जिसकी वजह से फिर मैंने लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया था, जो कि वर्ल्ड आर्चरी के अंडर हुआ था। और उसके बाद अभी मैं रिसेंट अपने ही डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट कोच भी अपने कोच के साथ काम कर रही हूँ। नाइस। और मैम मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी? आपको फैमिली का सपोर्ट था या नहीं? इसे मेरी गुड लक कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे फैमिली की तरफ से कोई एरर नहीं आया मेरी आर्चरी में, मेरी किसी भी और स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं आर्चरी से पहले फुटबॉल की प्लेयर थी और बहुत सारी और मल्टी गेम्स खेलती थी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे, और इवन मतलब आप शुरू से खिलाड़ी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ये वाकई बड़ी बात होती है कि प्लेयर्स को फैमिली सपोर्ट मिले, मेजॉरिटी में ऐसे नहीं होता। एग्जैक्टली इवन मेरी फैमिली में ज़्यादा मतलब ख़वातीन में मेरी सिस्टर्स नहीं हैं, और सिर्फ मेरी मदर थी और मैं थी, और मेरे बाकी सारे भाई थे। और ऐसे एज यू नो कि मेल डोमिनेट सोसाइटी में भाइयों के होते हुए फिर भी उन्होंने मुझे इस चीज़ से रोका नहीं। मेरे फादर ने और मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया मिलके, शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी आपसे बात कर रही हूँ। भाई आपके हीरोज?
जी, एक्चुअली वो सारे खुद भी स्पोर्ट्स से लिंक थे। हाँ, तो फिर वो बिल्कुल। अंडरस्टैंड करते थे कि स्पोर्ट्स का जज्बा और क्योंकि स्पोर्ट्स का एक जो होता है वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दूर से लोग देखने वालों को लगता है, लेकिन जो जी, खेलते जी। हैं वो अपने बच्चों को खुद आगे प्रमोट बिल्कुल। करते हैं कि बच्चे आप जाओ, आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा रीज़न अवेयरनेस की कमी ही है। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा आपको क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी इस गेम में? जी, मुझे पर्सनली हर्डल्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से फेस करना पड़ी कि जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक़्त पाकिस्तान में भी आर्चरी का नया स्टार्ट ही था। तो हमारे पास क्लब्स अवेलेबल नहीं थे। मेरे जो पहले कोच थे उनसे हमने बार-बार, मैं और मेरे साथ जो मेरी कोलीग थी, बार-बार रिक्वेस्ट करके हमने उनसे एक क्लब ओपन करवाया था। और बहुत टाइम लेने के बाद जब उन्होंने अपना क्लब स्टार्ट किया तब हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी। और फिर मैं चूँकि जॉब भी करती थी इसके अलावा टीचिंग, तो अपनी जॉब से अपने बड़ी बात है मैम, हाँ, जॉब के साथ अपनी गेम को लेकर जी, चलना। बिल्कुल। ये एक हर्डल मुझे फ़ील होती थी क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग जॉब के लिए निकलती थी एंड राइट आफ्टर जॉब के बाद मैं ट्रेनिंग के लिए चली जाती थी। और ये कंसेक्टिव मेरी रूटीन 2 से 3 साल तक चली। और उसमें वेदर कंडीशंस कुछ भी होती थी, ट्रैवल प्लेयर के को इश्यूज होते पहुंचना ही थे। पहुंचना है, गेम है Exactly, उसको नहीं पहुंचना ही छोड़ना, वो पहुंचना। इबादत है एक, उसके साथ जी, रहने। जी, बिल्कुल। मैम मुझे बताइएगा कि तीरंदाजी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? तीरंदाजी असल में जैसे आप जानते हैं, बहुत पुराने दौर में अगर चले जाएं तो बहुत सादा एक बैम्बू बो के साथ और एक सादा तीर के साथ ही की जाती और थी। ये गेम एक हिसाब से नबी पाक के दौर से चलती आ रही है। जी, बिल्कुल कि ऐसे वो ही है, बहुत पुरानी। हाँ, इस्लामिक तब तो ये जंगों में इस्तेमाल होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये स्पोर्ट्स में भी शामिल हो गया। लेकिन अब जिस कैटेगरी में हम लोग खेलते हैं आर्चरी, वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। उसे हम रिकर्व आर्चरी कहते हैं और इसकी और भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें सारी जो इक्विपमेंट है वो डिफरेंट टाइप का यूज़ होता है। तो मैम आप किस में मैं रिकर्व कैटेगरी में खेलती हूँ। ओके। और रिकर्व कैटेगरी में जो वो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एरोस हैं, हमारे लिम्स हैं, राइजर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, सारी एक्सेसरीज़ के डिफरेंट पार्ट्स के नाम हैं और उनको असेंबल करके फिर एक प्रॉपर जो वो बनती है उससे हम खेलते हैं। और दूसरा ये कि ये सामान चूँकि यहाँ पे लोकल अवेलेबल नहीं होता, ये सारा हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये तो मैम काफ़ी कॉस्टली भी होगा। एग्जैक्टली, इंक्लूडेड टैक्सेस। जी मैम, मुझे बताइएगा कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? जी, मैंने जब स्टार्ट लिया था तो एक लोकल क्लब से लिया था और उस वक़्त लोकल क्लब में जितने भी मैचेस होते थे वो ओपन कैटेगरीज़ में वो खेलती थी। तो स्टार्ट में तो आपको पता है जब स्टार्ट होता है तो पोजीशंस वाला कोई सिनेरियो नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब नेशनल लेवल पे कंपटीशन स्टार्ट किया तो वो एक इंटरनेशनल कोच के अंडर किया था, तो उनकी कोचिंग की वजह से मेरी गेम काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने ओपन कैटेगरीज में जितने मैचेस खेले थे उसमें मैं हमेशा गोल्ड होती थी माशाल्लाह। और ऑल ओवर द पाकिस्तान। और फिर मैंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था स्कोर का, जो कि कंटिन्यूली 3 साल तक कोई ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद फिर मेरे नेशनल लेवल पे इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स थे और टीम में भी गोल्ड मेडल्स। 2017 की एशियन गेम्स में सिलेक्टेड थी। उसके अलावा साउथ एशियन गेम्स में सिलेक्टेड थी। इस्लामिक सॉलिडेरिटी में गेम्स में मेरी सिलेक्शन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उन कम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी और रीज़न ये था कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन के इशूज़ थे। ये भी बड़ा मेन मसला होता है जी, जी, कि वो प्लेयर्स की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो आप आगे जा नहीं सकते। अदरवाइज़ ये मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन का जो सफ़र था ये बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। जैसे मैंने गेम स्टार्ट की है राइट आफ्टर अ ईयर वो मैं उन सिलेक्शन में होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप करती थी जब भी ट्रायल्स होते थे कम्पिटिशन्स के लिए। चलिए मैम, मुझे बताइएगा कि आप लोगों की इंजरीज़ कैसी होती हैं और कब तक रिकवर होती हैं, उसके साथ क्या क्या आपको अगर कंपटीशन आ गया है तो वो सारी चीज़ें कैसे फेस करते हैं आप? जहाँ तक आप इंजरीज़ की बात कर रही हैं तो आर्चरी के प्लेयर्स को मोस्टली चूँकि हमारा अपर पोर्शन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो हमें मसल्स इंजरीज़ हो जाती हैं। इसमें ओवरलोडिंग है, ओवर ट्रेनिंग है और अगर आपका डाइट का लैक ऑफ वाटर इनटेक चल रहा है या डाइट का इशू चल रहा है तो भी प्लेयर्स को इंजरीज हो जाती हैं। और जैसे ही कंपटीशन नज़दीक आता है तो एक स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के लेवल के अंदर जब आर्चर्स ट्रेनिंग करते हैं तो वो इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उन दिनों में आर्चर्स को अपनी ट्रेनिंग का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, अपनी डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और अपने रेस्ट का भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपके मसल्स की रिकवरी जब तक नहीं होती, आपकी नींद प्रॉपर ना होगी तो वो मसल्स खिंचाव रहेगा। बिल्कुल, तो तब तक आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते। ओके, मुझे बताइएगा आपका डाइट प्लान क्या होता है? क्योंकि हमारा आर्चरी के लिए कोई स्पेसिफिकली डाइट प्लान तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें भी हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देती हैं
लाइक कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वो? कार्बोहाइड्रेट्स की लोडिंग है, फैट्स हैं, और उसके अलावा प्रोटीन्स वाली जितनी डाइट हैं वो, और फाइबर, ये सारे मसल स्ट्रेंथन वाली चीज़ें जो हैं ओके वो। ओके जी नाजरीन, आपने देखा कि आज मैम निगत नाहीद के साथ हमने काफ़ी बातें की, उनका लाइफस्टाइल जाना और जो जो हर्डल्स और जो जो आसानियाँ और वो जिस लेवल तक पहुंची, उनकी मेहनत, उनकी हर चीज़ आज हमने उनसे बात करके जानी। तो यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।